सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में हो सके तो आंसर्स भी देते जाएं कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन डैश द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। देखिए चार्टर करके ना ईस्ट इंडिया कंपनी में चार्टर जो है वो एक्वायर किए जाते थे। चार्टर आप कह सकते हैं कि एक टाइप का एक पत्र कह सकते हैं कि जिसके द्वारा जो है किसी चीज़ की परमिशन दी जाती थी, ग्रांट किया जाता था, ठीक है। क्योंकि रूल जो है वो कौन कर रहा था, स्टार्टिंग में थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक कंपनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वहाँ का जो एक्चुअल रूलर था एलिजाबेथ थी, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर बाद में वो आई थी। तो अभी जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो तब तक ये चार्टर्स के द्वारा उनको रूल रेगुलेशन, जहाँ आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को काम करना ना करना उसके रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती थी। तो वो जो है वो कब दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सोल ट्रेड कर सके विद ईस्ट, तो वो दिया गया था 1600 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या था कि ट्रेड विद ईस्ट, ईस्ट के साथ ट्रेड कर सके, ट्रेड विद ईस्ट, ये याद रखिएगा। और एक चार्टर एक्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है 1813 का, ठीक है। 1813 का जो है ये आता है, याद रखिए। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। कौन सी यूरोपियन पावर है जिसने सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट भारत में लगाई थी, ठीक है। आप सभी को क्या लगता है कि कौन होंगे जो भारत में सबसे पहले आके जिन्होंने व्यापार करना शुरू किया था, कौन थे? क्या वो ब्रिटिश थे, पुर्तगीज़, फ्रेंच या फिर डच, कौन थे? बात करते हैं सबसे पहले हम ब्रिटिश की, इसके बाद आप खुद ही आंसर दीजिएगा। ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश आए थे 1608 में आए थे इंडिया में। फिर इसके सिवा बात करते हैं हम पुर्तगीज़ की, तो पुर्तगीज़ 1498, वास्को डिगामा, याद है आप सभी को, अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन में बोला, ठीक है। तो वो पहला जो है पुर्तगीज़ था, वो वास्को डिगामा। फिर इसके सिवा बात करते हैं हम फ्रेंच की, तो 1673 में फ्रेंच वाले आए थे और डच वाले आए थे 1605 में। ये इनके टाइम पीरियड हैं। तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें, कौन सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज़ आए थे, क्लियर, 1498 में। अगर यहीं से आपको क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लूँ कि सबसे लास्ट में जो है वो कौन गया था इंडिया छोड़ के, ठीक है, सबसे लास्ट में क्विट किसने किया था, हु क्विट इंडिया एट लास्ट, इनमें से लास्ट में इंडिया जो है वो किसने क्विट किया था सबसे लास्ट में, तो वो भी जो है वो पुर्तगीज़ थे, ठीक है। ब्रिटिश ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट पुर्तगीज़ का याद रखिए, सबसे पहले आए भी पुर्तगीज़ थे और सबसे लास्ट में गए भी पुर्तगीज़ थे। पुर्तगीज़ कहाँ बसे हुए थे? ये बसे हुए थे गोवा में बसे हुए थे, और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय करके चलाया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा, जिसके द्वारा इनको वहाँ से निकाला गया था पुर्तगीज़ को। याद रखिए ऑपरेशन विजय जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ प्लासी जो है हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी पूछा जाता है हुई कब थी, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। अब इन्होंने पूछा कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस ब्रिटिश रूलर के बिहाफ पे हुई थी या कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव था। और हुई किसके साथ थी, वर्सेस किसके साथ थी? सिराजुद्दीन दौला, सिराजुद्दीन दौला, ठीक है, इसके साथ हुई थी। ये कौन था? सिराजुद्दीन दौला कौन था? लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल का आखिरी नवाब था सिराजुद्दीन दौला, और इसके साथ जो है ये हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी को ना आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग थी रूल करने की। जैसे आपको बताया था कि बाबर की बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, तो बाबर की जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? फर्स्ट पानीपत की बैटल से। कहाँ से हुई थी? फर्स्ट पानीपत की बैटल से, जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर उसके बाद जो है अपने बाबर ने अपना जो डायनेस्टी थी उसको इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है, मुगल वहाँ से स्टार्ट हो गया था पीरियड। तो इसी तरह जो है ब्रिटिश पीरियड अगर पूछ लिया जाए कहाँ से स्टार्ट हुआ था या किस बैटल से स्टार्ट हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी याद रखिएगा, ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्लियर। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट
अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, हाँ सिंपल सा बताइए आपको, मैं सिंपल बोल के बता देता हूँ आपको कि एंग्लो फ्रेंच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें गवर्नर कौन था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया का, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी एक, ठीक है। तो 1742 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो है वो कौन था, तो जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लिक्स, ठीक है। कौन था, जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लिक्स जो है ये था। इसने 1764 में मद्रास को कैप्चर किया था। किसको कैप्चर किया था, मद्रास को कैप्चर किया था 1746 में, क्लियर है। इसके सिवा डुप्लिक्स जो है इसकी फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई थी, 1744 से 48 के टाइम पीरियड में, और ये जीत गया था उसमें। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें आपको मोस्टली जो है वो फोकस किस पे करने की ज़रूरत है, डेट्स के ऊपर। बस आपको डेट्स याद रखनी है और गवर्नर वॉइसरॉय जो आएंगे उनके नाम याद रखने हैं। तो ये कैसे याद होंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट कॉलोनी इन इंडिया। डच वाले जो थे उन्होंने भारत में अपनी कॉलोनी, सबसे पहली कॉलोनी जो है वो कहाँ पे स्थित की थी, तो मसूलीपट्टनम, जिसे अभी मेरे ख्याल से मछलीपट्टनम कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। आई थिंक करंटली उसे क्या कहा जाता है, मछलीपट्टनम कहा जाता है, उस टाइम पे कहा जाता था मसूलीपट्टनम, क्लियर है। तो ये कब की गई थी, तो ये की गई थी 1605 में की गई थी, और इनका टाइम पीरियड कब तक रहा था, 1825 तक जो है ये रहे थे, क्लियर है। मसूलीपट्टनम में डच वालों ने सबसे पहले अपनी कॉलोनी लगाई थी, 1605 से लेके 1825 तक इनका जो है टाइम पीरियड रहा था। ये आए किस लिए थे, तो आए जितने भी थे याद रखना सभी ट्रेड के लिए आए थे, जितने भी आए थे सभी ट्रेड के नाम पे आए थे कि हम ट्रेड करने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी कंपनी है जिसने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे लगाई थी। फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर 1651, ठीक है। 1651 में हुगली नदी के तट पर किस कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था। डेनिश, एक डेनिश करके भी आते हैं, ठीक है। ये पता कौन से आएंगे, ये नॉर्वे आएंगे, नॉर्वे वाली साइड के। पुर्तगीज, इंग्लिश या फिर फ्रेंच, तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने जो है ये हुगली नदी के ऊपर जो है अपनी 1651 में पहली फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की थी। उस टाइम पे रूलर में कौन थे, एलिजाबेथ वन जो है वो रूल में थी, ठीक है। और कौन से चार्टर के अंदर आई थी, जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया मैंने, चार्टर 1600 में, चार्टर एक्ट 1600 में जो है ये हुआ था। तो बात कर ले हुगली की, कि हुगली जो है, हुगली के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, जियोग्राफी में क्वेश्चन बन जाता है हुगली कहाँ पे है, तो हुगली आ जाएगी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे आ जाएगी हुगली, हुगली आ जाएगी वेस्ट बंगाल में। याद करते हुए चलेंगे सभी साथ साथ में, और साथ साथ में ट्राई कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन विच ईयर ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ रेजोल्यूशन गिविंग इक्वल राइट टू ऑल इंग्लिशमैन। देखिए सिंपल भाषा में अगर आपको बोलूं तो कौन से वर्ष में, कौन से साल में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया था। रेजोल्यूशन को हम कहते हैं दस्तावेज, ठीक है, या प्रस्ताव। तो ये जो है ये कौन से वर्ष में पास किया गया था, जिसमें सभी इंग्लिशमैन जो कह सकते हैं वेस्ट वाले थे जो भी आते थे, ठीक है, उनको इक्वल ट्रेड करने का मौका मिले। मोनोपोली करते थे ब्रिटिश वाले, क्या करते थे, ये मोनोपोली करते थे। मोनोपोली क्या होता है कि एक बंदे का अधिकार, ठीक है। तो किस वर्ष में हुआ था ये, क्वेश्चन नंबर 78। तो ये दिया गया था चार्टर एक्ट 1830। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि चार्टर एक्ट 1830 जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद क्या हो गया था कि नो मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली जो है वो नहीं दी गई थी, बट ये एक लाइसेंस के अंडर, ठीक है, अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंस, अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंस ये जो है वो ट्रेड करते थे। फिर सभी जो है वो ट्रेड करने लग पड़े। ट्रेड करते किस चीज़ का था, तो मोस्टली जो ट्रेड करते थे वो केरला से करते थे, साउथ से करते थे, और वो करते थे मसालों का। किसका करते थे, मसालों का, जिसे हम स्पाइसेस कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट इट्स ऑपरेशन।
पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपना काम कब स्टार्ट किया था? तो बिल्कुल सही आंसर जो क्या रहेगा, 1616 में किया था। और ये कब तक रही थी? 1615 तक रही थी। कौन सी जगह में थे ये इस्टेब्लिश हुए? तो ये हुए थे तमिलनाडु में। आपको मैं बता चुका हूँ ये कहाँ के हैं, नॉर्वे। नॉर्वे, क्लियर? चलिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए कमेंट करके बता दीजिएगा। डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपके डाउट का जो है वो आंसर आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वॉइसरॉय इन इंडिया? पहला पुर्तगीज का वॉइसरॉय, पहला पुर्तगीज अगर पूछा जाता कि कौन था तो वास्को डिगामा था। और यहाँ पे पूछ लिया है पुर्तगीज का पहला वॉइसरॉय, तो अल्मीदा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका पूरा नाम लिख लो आप, फ्रांसिस्को डी एल्मीदा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। और टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो 1505 जो है वो इसका टाइम पीरियड रहेगा। ये क्या है, फर्स्ट पुर्तगीज वॉइसरॉय इन इंडिया, पुर्तगालियों का पहला वॉइसरॉय जो भारत में था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड सहाजुद्दौला एंड शाह आलम साइन ट्रीटी एट इलाहाबाद विद रॉबर्ट क्लाइव? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए, ये शाह आलम जो है ये कौन था? एक मुगल था। कौन था शाह आलम? शाह आलम एक मुगल था, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है, सहाजुद्दीन दौला और शाह आलम ने एक ट्रीटी साइन की थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है एक ट्रीटी साइन की थी। और ये ट्रीटी जो है ये साइन की थी, सबसे पहले डेट लिख लीजिए, 1765 में की थी, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का जब युद्ध हुआ था ना तो उसके बाद की गई थी। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें बॉर्न ब्रिटिश वाले जो हैं वो जीत गए थे, क्लियर। उसके बाद जो है ये एक ट्रीटी इनके बीच में जो है वो साइन हुई थी, ठीक है। तो ब्रिटिश जीत गए थे इसमें, और ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी प्रयागराज में। प्रयागराज यूपी में जो है ये हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर की बात कर रहा हूँ, बक्सर यहाँ पे हुई थी, क्लियर है। बक्सर की भी साथ साथ में डेट याद कर लीजिए, बक्सर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1764 में बक्सर की हुई थी, और प्लासी की 1757, वो भी आपको करवा चुका हूँ। डेट्स इसमें याद रखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं कि हैवी क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने में मिल जाएंगे, और इनको अच्छे से जो है आप याद भी कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवध जो है उसको डलहौजी ने कब अनेक्स किया था, ठीक है। डलहौजी ने अवध को कब अनेक्स्ड किया था? अनेक्स्ड होता है कब्जा करना, हथिया लेना किसी चीज़ को। डलहौजी की ना एक वो आएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि डलहौजी ने जो है वो अवध पर कब्जा कब किया था। तो 1856 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। 1856 में इसने कब्जा किया था। इनकी ना ब्रिटिशर्स की एक बहुत ही तगड़ी नीति आप कह सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी स्कीम कह सकते हैं, जिसके द्वारा इन्होंने भारत में बहुत ही आसानी से जो आप कह सकते हैं रूल कर लिया। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स पे ये क्या करते थे, एक टाइप के ना उनको या तो सैनिक नहीं रखने देते थे फोर्सफुली, या फिर कहते थे कि आप हमारे सैनिक रखो। क्योंकि ब्रिटिश के पास क्या था, इनके पास एडवांस वेपन कह सकते हैं ना आप। जैसे मान लो कि आज कोई देश है उसके पास एडवांस वेपन नहीं है, और दूसरा एक देश है उसके पास एडवांस वेपन है, वो बोलेगा कि आप हमारी फोर्सेस को अपने देश में रख लो, ये आपको सिक्योर करेंगे दूसरे देशों से। जो भी कोई दूसरे देश आप पे अटैक करेंगे हमारी फोर्सेस लड़ेंगी। बस आपको करना क्या है कि हमारी फोर्सेस को सैलरी पे करनी है, ठीक है, आपको इनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो मान लो अब मेरी फोर्सेस जो हैं, ये एक देश है, ठीक है, इसमें मेरी फोर्सेस पूरे पे डिप्लॉय हैं। तो मेरी फोर्सेस जो हैं इस देश को पूरे अच्छे से जान लेंगी, बारीकी से जान लेंगी। और जब मुझे लगेगा कि मेरे देश की इकॉनमी, इन फोर्सेस को लगेगा कि इसकी इकॉनमी या कोई भी तरह से ये कमज़ोर हो रहे हैं, तो यही फोर्सेस जो हैं वो इनके ऊपर अटैक करके इसको कब्जा लेंगी, ठीक है, इसको कब्जा लेंगी। और दूसरा नंबर कि ये देश जो है ये अपनी आर्मी धीरे धीरे छोड़ देगा, और ये कभी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा, क्लियर है। तो ऐसी कुछ ये है राजनीति खेलते थे ब्रिटिश वाले। चलो इस पे भी आगे जो है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे टाइम के साथ साथ। तो बढ़ते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रियोतबाड़ी सिस्टम, जिसे हम जिमीदारा सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है,
तो बात की गई है कि ये किसके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो थॉमस मुनरो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? थॉमस मुनरो, जिसने कि 1820 में जो है इसको सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। थॉमस मुनरो बाय द वे था कौन? तो ये था गवर्नर ऑफ मद्रास। कौन था? मद्रास का गवर्नर था 1820 में थॉमस मुनरो। इसने रियोतवाड़ी सिस्टम जो है वो किया था। इसमें क्या था? रियोतवाड़ी सिस्टम एक्चुअल में था क्या कि जो भी मान लो अभी एक ज़मीन है, एक टुकड़ा है ज़मीन का, उसके ऊपर जो जो बंदा खेती कर रहा है उसको उसकी ऑनरशिप दे दी, ठीक है, उसको उसकी ऑनरशिप दे दी। और फिर ये जो है टैक्स लेते थे ना, रिवेन्यू जो जनरेट करने के लिए, तो फिर ये डायरेक्ट उन ऑनर्स से जो है वो लेने लग पड़े, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें क्या करती थी? डायरेक्ट डील करती थी ऑनर्स के साथ फॉर रिवेन्यू कलेक्शन। गवर्नमेंट डील डायरेक्ट विद ऑनर्स फॉर रिवेन्यू कलेक्शन। क्लियर? तो थॉमस मुनरो इसमें नाम याद रखिएगा। 1820 में इसने रियोतवाड़ी सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टेक प्लेस? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, 2 एंग्लो सिख वॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। कब कब हुई थी? बात करते हैं अगर फर्स्ट की तो फर्स्ट हुई थी 1845 से लेके 46 तक। और बात करते हैं इसी के साथ सेकंड एंग्लो सिख वार की, तो सेकंड हुई थी 1848 से लेके 49 तक। क्लियर है? ये 2 सिख वार हुए हैं। इसके बाद एंग्लो मैसूर वार भी आएंगी, वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो जो भी रहेंगी वो चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। बस आपको काम एक करना है कि चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, वो आपके ऊपर है। करिए ना करिए वो आपकी चॉइस है, ठीक है। करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, नहीं करेंगे तो वो फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट एंग्लो सिख वार का पूछा गया। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई थी? 1845 से लेके 46 तक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही ये क्लास हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आप सभी को जो है PDF जो आपके नंबर पर मिल जाएगी। क्लियर? ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी को पर्सनली ना सेंड हो सके तो ग्रुप से वो डाउनलोड कर लेंगे। मैग्ना कार्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैग्ना कार्टा के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। विच वॉज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? मैग्ना कार्टा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्ना कार्टा था क्या, ठीक है। मैग्ना कार्टा था क्या? मैग्ना कार्टा एक ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी। जैसे हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी होती है ना, वैसे ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो पॉलिसी थी। उसमें उन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया था। क्या किया था? इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया था कि कुछ भी करना है भाई इंग्लिश में करो, ठीक है। जैसे अभी जो है, अभी आपने देखा होगा कि स्कूल्स में हिंदी दिवस मनाते हैं, ये वो करते हैं, फिर बड़ा दबाव देते हैं टीचर की हिंदी में पत्र लिखो, ये करो वो करो। तो वैसा ही सेम आप कह सकते हैं तब अप्लाई हुआ था कि सब कुछ जो है, सब काम जो है वो इंग्लिश में करवाते थे। तो बात करते हैं सबसे पहले मैग्ना कार्टा जो है वो लाया किसने था? तो चार्ल्स वुड ने। क्या नाम रहेगा? चार्ल्स वुड। सभी दोस्त नाम याद रखेंगे। इसके द्वारा जो है वो मैग्ना कार्टा आया था। और किस वर्ष में आया था? 1854 में इसने अप्लाई किया था, जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैग्ना कार्टा क्या था? ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है, जो किसके द्वारा लाई गई थी? चार्ल्स वुड के द्वारा लाई गई थी। 1854 में लाई गई थी और इसे हम वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? कौन से वर्ष में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था या लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के रिलेटेड। सबसे पहले समझ लेंगे हम कि ये था क्या, ठीक है। सबसे पहले समझ लेंगे ये था क्या, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है। लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट लिखिएगा इसके रिलेटेड। रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी। और तीसरा पॉइंट हो गया सेडिशन लॉ। क्लियर है? इतना सा याद कर लिया आपने सभी ने। पहले सबसे पहले ये चीज़ें याद कर लो। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में था क्या कि जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, रीजनल लैंग्वेज क्या हो गई कि मान लो मैं जम्मू से हूँ, मेरी लैंग्वेज क्या है? डोगरी है। कोई भाई पंजाब से है, उसकी लैंग्वेज क्या है? पंजाबी है। अगर कोई महाराष्ट्र से है, उसकी लैंग्वेज मराठी है।
कोई साउथ वाली साइड से है, उसकी लैंग्वेज कन्नड़ है, तो ये रीजनल लैंग्वेज हो गई। बट जो ब्रिटिशर थे उनको हमारी रीजनल लैंग्वेज जो है वो पढ़नी नहीं आती थी, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज इसमें क्या हो रहा था, प्रमोट कर रहे थे एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ को। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ से आप क्या समझते हैं कि जो उनके खिलाफ थी, ठीक है। एंटी हो गया उनके खिलाफ होना, उनसे दुश्मनी होना, कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में लोगों को समझाते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है, ब्रिटिशर्स ऐसे हैं वैसे हैं, ये चीज़ था रीजनल लैंग्वेज में। बट ब्रिटिशर्स को क्या था, ये चाल समझ आ गई। फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे ही इंडियंस को हायर किया, उस पोजीशन पे रखा। फिर वो क्या करते थे कि जो भी न्यूज़पेपर छपते थे जिसके द्वारा ये प्रमोट होती थी, फिर उनको वो ट्रैक करने लगे, ठीक है। सबसे पहले उनको वो पढ़ते थे, पढ़वाते थे कि इसमें कोई एंटी ब्रिटिश के रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं लिखी, हमारे खिलाफ कोई चीज़ तो नहीं लिखी। अगर कोई बंदा वो पाया जाता था न्यूज़पेपर वाला कि जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिखा है, तो फिर उसे सेडिशन लॉ में डाला जाता था, जिसके अंदर क्या करते थे, उसको सज़ा भी मिलती थी और उसका सब सामान, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, सब कुछ जो है वो सीज़ कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था, सीज़ कर लिया जाता था। और उससे जो है वो प्रेस जो न्यूज़पेपर छापता था वो सब ख़त्म कर देते थे उसका। क्लियर है, ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। और बात करते हैं अब कि ये आया कब था, तो ये आया था 1878। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। कब आया था, 1878 में आया था। अब बात करते हैं कि ये लाया किसने था, तो लिट्टन ने लाया था। क्लियर है, किसने लाया था, लिट्टन के द्वारा जो है ये लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको कह रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर वर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पास्ड टू ब्रिटिश क्राउन। देखिए, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही समझाया कि ये दो चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन, या फिर जिसे आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे ये इनमें से, तो पहले ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि यहाँ पे ट्रेड करने आई थी। फिर जब इन्होंने धीरे धीरे हुकूमत अपनी जो है वो स्थापित कर ली, देखने लगे कि भाई भारत में जो है वो बहुत चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, ये वो बहुत मतलब अमीर टाइप का है, तो बहुत सारी चीज़ें लेने लग पड़े। जब यहाँ से गवर्नर जो है रिटायर होके जाते थे तो देखते थे ब्रिटिश वाले कि यार ये तो बड़ा पैसा कमा के आया है, वहाँ पे ऐसा क्या है। तो फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो ट्रेडर्स गए हुए थे ना, ठीक है, ये बिजनेसमैन जो गए हुए थे, इन सभी को वापस ले लिया और फिर डायरेक्ट रूल करने लगा कौन, ब्रिटिश क्राउन। डायरेक्ट रूल करने लगा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ये डायरेक्ट रूल करने लगा। और यही पूछा है कि कौन से वर्ष से स्टार्ट हुआ था, तो 1858 बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने जो है वो डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन अ सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, अब इन्होंने क्वेश्चन में तो बस इतना ही पूछा है कि पहला कौन सा राज्य है जिसने सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश के साथ साइन किया था। बट बात करते हैं कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, वो भी जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पीछे क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे के बताया कि मान लो ये एक राज्य है, इसमें क्या होता था, अब सुन लो मेरी बात, मैं लिखूंगा नहीं, सुनो। इंडियन के जो किंग्स होते थे ना, भारत के जो राजा होते थे, उनको अपनी आर्मी रखने का अधिकार जो है इसमें नहीं दिया जाता था, ठीक है। उनको बोलते थे कि आप अपनी आर्मी जो है वो मत रखो, आप क्या करें कि हम आपको अपने बंदे देंगे, क्योंकि उनके पास भाई कैवलरी थी बहुत अच्छी, हथियार थे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो वो हमारे वाले तलवारों के साथ, वो दूसरे बंदूकों के साथ तो बराबरी नहीं हो पाती थी। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हमारे सैनिक जो है वो आपकी रक्षा करेंगे, कोई दूसरा राजा आप पे आक्रमण नहीं करेगा, आप अपनी सेना जो है वो मत रखो, बस आप क्या कीजिएगा कि इनको पेमेंट कर दीजिएगा, इनकी जो सैलरी बने करेगी आप इनको सैलरी दीजिए, इनको खाना पीना दीजिए, वो सब आप कीजिएगा। तो वैसा करते थे सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। याद आ गई ये चीज़, इतना वो करते थे। फिर बाद में क्या करते थे, धीरे धीरे वहीं से वो उनके ऊपर ही उल्टा अटैक करती थी उनकी आर्मी, और उनका एरिया जो है वो कवर कर लेते थे। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए, इंडियन किंग्स वर नॉट परमिटेड टू हैव देयर ऑन आर्मी, ठीक है। इंडिया के जो राजा थे उनको खुद की जो है वो आर्मी नहीं रखने दी जाती थी। तो यही जो रूल है, यही हड़प नीति आप इसे कह सकते हैं, जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने आसानी से कब्जा कर लिया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो सब समझ आ गए होंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इनमें जो हैं वो थे समझाने वाले, बाकी ऑलमोस्ट आपको याद ही करने पड़ेंगे, डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। जो समझा रहा हूँ उम्मीद है वो समझ आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो। बात करते हैं, जैसे मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पहले बताया, किसके द्वारा आया है, ये डलहौजी के द्वारा आया है। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाया गया है। अब इन्होंने पूछा कि सतारा और झांसी जो है ये इसके अंडर कब आए थे। एक तो आए थे 1408, कहाँ गया, हाँ ये रहा 1848 और 1854 में। सतारा जो है, सतारा आया था 1848 में और झांसी जो है ये आई थी 1854 में। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स था क्या चीज़? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स याद कीजिए, इसमें क्या होता था कि मान लीजिए अगर कोई राजा है, कोई रूलर है, कोई भी, अगर उसका अपना बेटा होगा तो वो आगे रूल कर पाएगा। अगर उनका खुद का बेटा नहीं है, उनकी बेटियां हैं, जब बेटा किसी वजह से मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, उन्होंने किसी का बेटा गोद ले लिया कि ताकि ये हमारा आगे शासन करेगा, रूल करेगा, तो वो उसको रूल करने का अधिकार नहीं देते थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स बोलते थे जिसका खुद का बेटा है वही रूल करेगा, अदरवाइज गोद लिया हुआ बच्चा या अडॉप्ट किया हुआ बच्चा जो है वो रूल नहीं कर सकेगा आगे। फिर वो जो जितना भी शासन रहेगा वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। तो इसीलिए जो बोला जाता है ना, झांसी की खूब लड़ी मर्दानी, वो जो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, उनकी जो लड़ाई है उसके पीछे का रीज़न यही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ठीक है, क्योंकि उनका खुद का बच्चा नहीं था तो उन्होंने शायद अडॉप्ट किया होगा, तो ब्रिटिशर्स की जो ये नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स उनके खिलाफ थी, तो इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई के बहुत से युद्ध हुए ब्रिटिशर्स के साथ। तो क्लियर, डेट याद कर लीजिएगा, 1854 में झांसी और 1848 में सतारा। देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर वॉज ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। क्वेश्चन ना ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये कि बताइए कि पहले राजधानी कौन सी थी और अभी कौन सी है। पहले राजधानी थी हमारी कलकत्ता, ठीक है, पहले राजधानी कलकत्ता थी और अभी जो है वो क्या है, दिल्ली है। तो इन्होंने क्वेश्चन में सिंपल इतना सा पूछा, ये शिफ्ट कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, तो 1911 में जो है ये शिफ्ट हुई थी। 1911 में शिफ्ट हुई थी। कलकत्ता जो है, कलकत्ता डेवलप एज अ इंडस्ट्रियल सेंटर, ये इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पे डेवलप हो रहा था बहुत अच्छे लेवल पे, और ये मोस्ट ईस्ट पे था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ही जो है वो ईस्ट साइड पे था, जिस वजह से बाकी इंडिया पे रूल करना जो है वो आसान नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की, कहाँ पे कैपिटल शिफ्ट की, इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली में। ठीक है, कलकत्ता यहाँ पे आ जाता, ठीक है, फिर इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली पे, यहाँ पे दिल्ली पे शिफ्ट की, फिर ये बिल्कुल सेंटर में हो गए, तो पूरा जो है इजीली रूल कर पा रहे थे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो है कैपिटल जब शिफ्ट हुई थी उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे था वाई हार्डिंग। हार्डिंग के टाइम पीरियड पे जो है ये कैपिटल शिफ्ट हुई थी। क्लियर, सभी क्वेश्चंस जो जितने अभी तक पढ़ाए हैं सभी क्वेश्चन क्लियर हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बचा हो तो डेफिनेटली बता दीजिएगा। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस जो थे वो इतने ही थे, तो आज की क्लास हम यहीं पे अपनी दी एंड करेंगे। अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहेंगे व्हाट्सएप चैनल के, व्हाट्सएप ग्रुप के, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको अपडेट जो है वो टाइमली मिलते रहेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और जो कुछ नए जुड़े हैं हमारे साथ दोस्त वो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुंचते रहें और आपको अपडेट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।